Dear students, today I am going to start new topic, inventory theory. So first, what is an inventory? What is an inventory? So an inventory can be defined as a stock of goods which is held for the purpose of future production or sales. Fine. The stock of goods may be raw material, may be partially or partly finished items और spare parts. तो इन्वेंट्री कुछ भी हो सकती है. फाइन. The objective of an inventory problem is to minimize total cost or maximum profit depending upon the problem. So if we carry an inventory in stock, then our purpose is to minimize the total expenditure. And if our inventory problem is related to some profit, then we have to maximize the profit. Fine. Now the inventory problem reduces to controlling the inventory level. हम अपने इन्वेंट्री लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब हम कितना स्टॉक रखना चाहिए. फाइन. किसी चीज का हम इन्वेंट्री कंट्रोल कर रहे हैं, तो हाउ टू कंट्रोल दैट इन्वेंट्री. So we need some by devising an inventory policy. This could be done with the help of devising some inventory policy, and that policy answers two questions. जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे इस इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए, उसको दो तरह के आंसर्स देने चाहिए. व्हाट, हाउ मच टू ऑर्डर, कब हम ऑर्डर करें, एंड व्हेन टू ऑर्डर, कितना करें और कब करें. हाउ मच टू ऑर्डर, कितना करें, एंड व्हेन टू ऑर्डर, और कब करें. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, सो कि आप आसानी से समझ पाएँ. किराना के जो जनरल दुकान होती है, जनरल मर्चेंट की, वहाँ पर जो वो अपना ऑर्डर देता है अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए अपनी शॉप में, सो वो कितना कब करे किसी प्रोडक्ट का और कब करे. फाइन. दिस इज वन ऑफ द. सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द इन्वेंट्री. So these two questions arise because keeping too much of an item on hand increases cost of capital. अगर बहुत ज़्यादा हम ऑर्डर कर देंगे तो उसको रखने में भी प्रॉब्लम होगी. फाइन. एंड उसको रखने में प्रॉब्लम होगी, इसको स्टोरेज में, इसको स्टॉक करने में. एंड सिमिलरली द रिजल्ट इज टू सीक एन इन्वेंट्री लेवल दैट बैलेंसेस द टू एक्सट्रीम सिचुएशंस. तो हमें उतनी इन्वेंट्री को मैनेज करना है जिसको हम कंट्रोल कर सकें, जिससे हमें ज़्यादा कॉस्ट भी ना देनी पड़े और हमारा काम भी चलता रहे. फाइन. बाय मिनिमाइजिंग एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट फंक्शन. एंड दिस कॉस्ट फंक्शन एक्चुअली, इन्वेंट्री कॉस्ट फंक्शन कैरीज दीज टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ दिस कॉस्ट, इंडिविजुअल कॉस्ट. व्हेन यू एड अप दीज, सो वी विल गेट द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. व्हाट इज दिस? First cost is, or factor is, purchasing cost. We will discuss it. What is purchasing cost? So first factor is purchasing cost. Second is setup cost. Third is holding cost. And fourth is shortage cost. Now we will discuss one by one. What is purchase cost? Purchasing cost is the price per unit of an inventory item. कोई भी इन्वेंट्री आइटम का पर यूनिट जो कॉस्ट रहेगा, दैट इज कॉल्ड द परचेजिंग कॉस्ट. फाइन. अच्छा, कई बार आप लोगों ने देखा को मॉल वगैरह में डिस्काउंट मिलता है, इतना प्रोडक्ट खरीद लेंगे तो इतना डिस्काउंट दे देंगे. सो एट टाइम्स द आइटम इज ऑफर्ड एट अ डिस्काउंट इफ द ऑर्डर साइज एक्सीड्स अ सर्टेन अमाउंट. वो डिस्काउंट तभी मिलता है जब हम पर्टिकुलर ऑर्डर से ज़्यादा का कुछ ऑर्डर करें, विच इज़ अ फैक्टर इन डिसाइडिंग हाउ मच टू ऑर्डर. तो ये हमें फ़ायदा करेगा कि हमें कितना ऑर्डर करना चाहिए. फाइन. सो दिस इज द परचेजिंग कॉस्ट. नाउ द सेटअप कॉस्ट. सेटअप कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द फिक्स्ड चार्ज इनकर्ड व्हेन एन ऑर्डर इज प्लेस्ड. जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जो एक फिक्स चार्ज रहता है, दैट इज एक्चुअली द सेटअप कॉस्ट. और भी तरीके के सेटअप कॉस्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उसमें मशीनरी लगानी पड़ेंगी आपको,
दैट इज ऑल्सो बी अ सेटअप कॉस्ट. एक ऑफिस खोलेंगे, ऑफिस में फर्नीचर चाहिए, दैट इज ऑल्सो ए सेटअप कॉस्ट. फाइन. So this is the cost associated with the setting up of machinery before starting production. Setup cost is generally occurred to be independent of the quantity ordered for the products. तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है सेटअप कॉस्ट, एक बार इन्वेस्ट होता है. ठीक, इसका किसी भी प्रोडक्ट को के ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट. नाउ द होल्डिंग कॉस्ट. होल्डिंग कॉस्ट, द होल्डिंग कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद द कैरिंग और होल्डिंग इन्वेंट्री. इन्वेंट्री को रखने के लिए आपको गोडाउन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो है हो सकता है कहीं आपको जो है स्टोरेज करना पड़े, तो उसके लिए आपको एसी लगाना पड़ेगा. जैसे मिल्क वैन होती है उसमें एसी लगा रहता है, दैट इज़ ऑल्सो बी होल्डिंग कॉस्ट. फाइन. सो दिस कॉस्ट जनरली इंक्लूड्स द कॉस्ट सच एज रेंट फॉर द स्पेस. अगर आपने कोई स्पेस लिया हुआ है रेंट पे तो उसका रेंट. फॉर स्टोरेज, इंटरेस्ट ऑन द मनी लॉक्ड अप. जो अगर कहीं आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो जो आपका मनी मार्केट में पड़ा हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है बैंक को, क्योंकि आपने तो उधार लिया और आगे फिर किसी और को दिया हुआ है, तो वो आपको जो है उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इंश्योरेंस ऑफ स्टोर्ड इक्विपमेंट, प्रोडक्शन टैक्सेस, डिटोरिएशन कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड फर्नीचर एट्सेट्रा. तो दिस इज रिलेटेड टू द होल्डिंग कॉस्ट. देन इज द शॉर्टेज कॉस्ट. शॉर्टेज कॉस्ट इज पेनल्टी इनकर्ड व्हेन स्टॉक इज आउट. किसी ने आपको ऑर्डर दिया, उसने आपके साथ कंडीशन लगा रखी है, अगर आप टाइम से नहीं देंगे तो हम आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी फिर. सो दैट पेनल्टी इज एक्चुअली द शॉर्टेज कॉस्ट. इट इंक्लूड्स पोटेंशियल लॉस ऑफ इनकम, डिसरप्शन इन प्रोडक्शन एंड द सब्जेक्टिव कॉस्ट ऑफ लॉस इन कस्टमर्स गुडविल. अगर आप टाइम से नहीं देते हैं तो आपकी गुडविल भी खराब हो जाती है, दैट इज ऑल्सो ए शॉर्टेज कॉस्ट. सो दीज आर द फैक्टर्स. फाइन. नाउ सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द इन्वेंट्री कंट्रोल. सो दीज आर, फर्स्ट इज द डिमांड. जो इन्वेंट्री कंट्रोल को अफेक्ट करती है, पहला फैक्टर है डिमांड. द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड पर पीरियड इज कॉल्ड डिमांड. एक पर्टिकुलर पीरियड में, दैट मे बी इन डेज, दैट मे बी इन मंथ, दैट मे बी इन ईयर. ठीक, तो दैट इज कॉल्ड द डिमांड. तो जो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी डिमांड आती है दैट इज कॉल्ड द डिमांड, जो भी रिक्वायरमेंट आई. अब ये डिमांड जो है ये दो तरह की हो सकती है, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक. जिसके बारे में आपको पता है, कैलकुलेटेड है, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक. जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, कब होगी, कितनी होगी, घट बढ़ सकती है, दैन दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिस्टिक. सो डिटर्मिनिस्टिक, इफ द नंबर ऑफ आइटम्स रिक्वायर्ड इन अ सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एग्जैक्टली, दैन सच डिमांड आर कॉल्ड एज डिटर्मिनिस्टिक. जिसके बारे में हमें पता रहे, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है, रैंडम है, दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक. So if the demand over a subsequent period of time is not known with certainty, then such demands are called as probabilistic or non-deterministic demands. Fine. So this is the factors. Now second factor is lead time. Lead time. Lead time क्या है? आपने एक ऑर्डर था, उसको प्लेस किया, तो पहला तो वो ऑफिसों में वो फाइल घूमती रही, सरकारी ऑफिसों में है तो ऑफिसों में घूमती रही. फिर वो ऑर्डर प्लेस हुआ तो प्लेस करने से और उसको रिसीव करने के बीच का जो टाइम है, दैट इज कॉल्ड द एक्चुअली लीड टाइम. सो लीड टाइम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. बट व्हाट इज लीड टाइम? द टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर एंड इट्स एक्चुअल अराइवल. प्लेस किया और उसका एक्चुअल अराइवल में जो टाइम बीच का है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली द लीड टाइम. द लीड टाइम हैज़ टू कंपोनेंट्स, नेमली द एडमिनिस्ट्रेटिव लीड टाइम, जो ऑफिसों की वजह से डिले हुआ वो, एंड द डिलीवरी लीड टाइम, जो कंपनी ने आपको डिलीवर करने में टाइम लिया, दैट इज कॉल्ड द डिलीवरी लीड टाइम. सो द इनिशियल आपने यहाँ से शुरू किया प्रोक्योरमेंट एंड फाइनली डिलीवर आपको यहाँ हुआ. तो यहाँ से आपने अपनी रिक्वायरमेंट भेजी, ऑफिस में गई, प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर, तो इसके बीच का जो टाइम है दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव लीड टाइम. और जब ऑफिस से ऑर्डर प्लेस हुआ और आप तक पहुँचा, दैट इज कॉल्ड द डिलीवरी लीड टाइम. फाइन. सो टोटल सम इज द लीड टाइम. नाउ द ऑर्डर साइकिल. ऑर्डर साइकिल क्या है? एक पीरियड से दूसरे, एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के बीच का जो टाइम है, गैप है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर साइकिल. सो द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्डर्स इज रेफर्ड टू एज एन ऑर्डर साइकिल. द ऑर्डर मे बी प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री रिव्यू सिस्टम. जो भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे वो दो तरह के रिव्यू सिस्टम के बेसिस पे करते हैं. एक होता है कंटिन्यूस रिव्यू, एक होता है पीरियोडिक. कंटिन्यूस में क्या है?
आप उसको लगातार आज किया कल किया, जैसे शॉपकीपर वगैरह करते हैं, आज किया प्लेस कल मिल जाएगा, कल वो फिर नया ऑर्डर ले जाएगा, फिर अगले दिन आएगा, एंड दैट इज द कंटिन्यूस रिव्यू। एक होता है पीरियोडिक, उसमें क्या है हफ्ते में 10 दिन में एक बार हम उसका रिव्यू करेंगे, एक ही बार ऑर्डर करते हैं। सो द रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेंट्री लेवल इज चेक्ड कंटिन्यूसली अंटिल अ स्पेसिफाइड पॉइंट इज रीच्ड। उसमें क्या होता है कि अपना शॉपकीपर जैसे करता है, वो आज चेक कर लेता है कि मेरा इतने जो मटेरियल आज इतने इतने रह गए हैं, उनका अगले दिन ऑर्डर कर देता है, ठीक है। तो एक कंटिन्यू एक पॉइंट पे आके वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है, दैट इज कंटिन्यूस। पीरियोडिक में क्या है कि टाइम पीरियड के बाद वो करता है कि मेरे पास अब इतनी रह गई हैं तो इतना और कर दूं, एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद फिर चेक किया, तो दैट इज एक्चुअली द पीरियोडिक। सो इन दिस सिस्टम द इन्वेंट्री लेवल्स आर व्यूड एट इक्वल टाइम इंटरवल्स and orders are placed at such intervals. The quantity of ordered each time depends on the available inventory level at the time of review. Fine. So ये periodic है, ये continuous है. Now the time horizon. Time horizon क्या है? जितने टाइम के लिए आप अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने कोई शुगर का कोई आपने या कोई भी बिजनेस आपने किया, उसमें आपने 1 साल के लिए 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो दैट इज एक्चुअली योर टाइम हॉरिजन, जितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। सो द टाइम पीरियड ओवर विच द इन्वेंट्री लेवल विल बी कंट्रोल्ड इज कॉल्ड द टाइम हॉरिजन। जैसे बिजनेसमैन करते हैं, है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन स्टॉक करते हैं, तो दैट दे अपना स्टॉक एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड द टाइम हॉरिजन। दैट मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कि नॉन क्वांटिटी, इनफाइनाइट का मतलब है कि हमें पता नहीं है कितने टाइम के लिए करेंगे, maybe 10 years, maybe 20 years, maybe that is called as the infinite. Fine. Now the reorder level. Reorder level, the level between maximum and minimum stock. एक किसी भी उसका इन्वेंट्री का एक मिनिमम पॉइंट होगा स्टॉक का, एक मैक्सिमम पॉइंट स्टॉक होगा लेवल, उनके बीच में जो रहेगा वो रीऑर्डर लेवल रहेगा। So the level between the maximum and the minimum stock at which purchasing or manufacturing activity must start for replenishment is known as reorder level. Fine. So ये मैंने ये ग्राफ के थ्रू दिखाया, that is the maximum level, this is the minimum. So reorder level is laying in between these two. Then stock replenishment. Although an inventory period may operate with lead time, the actual replacement of stock may occur instantaneously or uniformly. इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि मान लो मुझे कुछ ऑर्डर करना है तो मैं उसको बना नहीं रहा हूँ, मैं किसी कंपनी को ऑर्डर कर रहा हूँ, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस। लेकिन अगर वो मेरी ही कंपनी की एक ब्रांच उसी का रॉ मटेरियल भी बना रही है तो कंटिन्यूसली आ सकता है, मुझे किसी को ऑर्डर करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरी कंपनी में बन रहा है, दैट इज यूनिफॉर्मली। फाइन। तो इंस्टेंटेनियस रिप्लेनिशमेंट अकर इन केस ऑफ द स्टॉक इज परचेज्ड फ्रॉम द आउटसाइड सोर्सेज, whereas the uniform replenishment may occur when the product is manufactured by the company. So these are the stock replenishment. So these are the 6 factors which affect the inventory level. Now the classification of inventory models. जो इन्वेंट्री मॉडल्स हैं उसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो 2 तरह के मॉडल्स में बांट सकते हैं। पहला डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक। नाउ इन डिटर्मिनिस्टिक में भी 2 तरह की कैटेगरी है। व्हेन these are the inventory models in which demand is assumed to be deterministic. डिमांड जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है, यानी डिमांड एक फिक्स क्वांटिटी है, एंड टाइम इज ऑल्सो कांस्टेंट। डिमांड भी कांस्टेंट है और जो टाइम है डिमांड का वो भी कांस्टेंट है। यहाँ डिमांड भी डिटर्मिनिस्टिक है, उसका पता है, लेकिन टाइम वेरिएबल है। टाइम इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, दिस इज द डिफरेंस। नाउ द प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में क्या है, जो हमारी जो डिमांड है वो भी प्रोबेबिलिस्टिक है, उसके बाद टाइम है, यहाँ कांस्टेंट ना कह के हमने स्टेशनरी कहा है, बट द मीनिंग इज सेम। तो डिमांड इज प्रोबेबिलिस्टिक बट टाइम इज स्टेशनरी, दैट मीन्स कांस्टेंट। हियर द डिमांड इज प्रोबेबिलिस्टिक बट टाइम इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, दैट मीन्स नॉन स्टेशनरी। सो these are the 2 बेसिक मॉडल्स। फिर इसके बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है फर्दर मॉडल्स में। सो वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।